हैदराबाद 27 नवंबर 2019। एक 26 साल की डॉक्टर रात को घर लौट रही थी। उसकी स्कूटी का टायर पंचर हुआ। कुछ लोगों ने मदद की पेशकश की। कुछ घंटों बाद उसी लड़की की अधजली लाश एक अंडरपास के नीचे मिली और फिर इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो लाश प्रियंका रेड्डी की थी, हैदराबाद की एक वेटेरिनरी डॉक्टर जो सिर्फ अपने घर लौट रही थी, और इस एक रात ने पूरे देश की नींद उड़ा दी। प्रियंका रेड्डी का जन्म तेलंगाना के शादनगर में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार। पिता वाई नरसिम्हा रेड्डी एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। माँ घर संभालती थी। घर में प्रियंका के अलावा एक छोटी बहन भी थी। बचपन से ही प्रियंका पढ़ाई में तेज थी, लेकिन उसकी एक खास बात थी, उसे जानवरों से बेहद प्यार था। बचपन में जब भी कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली घायल मिलती, प्रियंका उसे घर ले आती। माँ डांटती, पिता मना करते, लेकिन प्रियंका का दिल पसीजता नहीं था। उसने तय कर लिया था वो वेटरिनरी डॉक्टर बनेगी, और उसने वो सपना पूरा किया। श्री वेंकटेश्वरा वेटरिनरी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद प्रियंका ने हैदराबाद के एक प्राइवेट वेटरिनरी क्लिनिक में काम शुरू किया। हर सुबह वो घर से निकलती, जानवरों का इलाज करती, देर शाम घर लौटती। उसकी दिनचर्या बेहद सिंपल थी, लेकिन उस रात 27 नवंबर उसकी शिफ्ट थोड़ी देर से खत्म हुई। वो हैदराबाद के कोलूर इलाके में काम करती थी। घर था शादनगर में, दूरी करीब 55 किलोमीटर। हर रोज वो यही सफर तय करती थी, अकेले, अपनी होंडा एक्टिवा स्कूटी पर। उस रात जब वो शमशाबाद के NH44 हाईवे पर पहुंची तो उसकी स्कूटी का टायर अचानक फ्लैट हो गया। प्रियंका रुकी और वहां उसी मोमेंट 4 आदमी पहले से मौजूद थे। ये 4 आदमी कौन थे? मोहम्मद आरिफ, उम्र 26 साल, LRS लॉजिस्टिक्स में लॉरी क्लीनर का काम करता था। उस रात वो उसी अंडरपास के पास खड़ा था। झुल्लू शिवा, उम्र 20 साल, आरिफ का साथी, वो भी वहीं था। झुल्लू नवीन, उम्र 20 साल, शिवा का भाई। चिंतकुंता चेन्नकेशवलु, उम्र 26 साल, एक और लॉरी क्लीनर। ये चारों उस हाईवे पर अक्सर रहते थे, लॉरी ड्राइवर्स के साथ काम करते थे। उस रात इन चारों ने प्रियंका की स्कूटी देखी। आरिफ ने मदद की पेशकश की। उसने कहा, आपका टायर पंक्चर है, हम ठीक करवा देते हैं, पास में ही दुकान है। प्रियंका नर्वस थी। उसने बहन को फोन किया। बहन ने मना किया, लेकिन शायद उसे लगा रात के इस सुनसान हाईवे पर अकेले स्कूटी छोड़कर जाना और भी खतरनाक होगा। उसने हाँ कर दी और वो उनके साथ चल दी। आरिफ ने प्रियंका की स्कूटी को एक साइड में खड़ा कर दिया और उसे अंडरपास के नीचे ले गया। जो आगे हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। प्रियंका के साथ गैंग रेप हुआ। चारों ने बारी बारी से उस पर हमला किया। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया गया। जब उसने छूटने की कोशिश की तो उसे मारा गया। वो मर गई। लेकिन इन चारों का काम अभी बाकी था। इन्होंने प्रियंका की लाश को उसी अंडरपास के नीचे रखा और फिर एक काम किया जो शायद इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इन्होंने लाश पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। सुबह होने से पहले ये चारों वहां से गायब हो गए। 28 नवंबर की सुबह एक हाईवे वर्कर उस अंडरपास के पास से गुजरा। उसने धुआं देखा, नजदीक गया, एक जली हुई लाश। पुलिस को कॉल किया गया। शमशाबाद पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए। लाश की पहचान करना मुश्किल था, इतनी बुरी तरह जलाई गई थी। लेकिन उस अंडरपास के पास एक होंडा एक्टिवा खड़ी थी। पुलिस ने रजिस्ट्रेशन चेक किया। गाड़ी प्रियंका रेड्डी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। उसी दिन प्रियंका के पिता नरसिम्हा रेड्डी ने पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी। रात भर प्रियंका का फोन बंद था। घर नहीं आई। माँ रोती रही। पिता हर हॉस्पिटल, हर थाने में भटकते रहे, और जब शमशाबाद पुलिस ने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्हें बुलाया गया। जो लाश मिली थी वो उनकी बेटी की थी। नरसिम्हा रेड्डी वहीं टूट गए। लेकिन अब जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। CCTV फुटेज खंगाली गई। टोल बूथ के रिकॉर्ड्स देखे गए और तब सामने आया कि उस रात उस अंडरपास के आसपास 4 लोग थे जो लॉरी ड्राइवर्स के साथ रेगुलरली काम करते थे। आरिफ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि उसी की लॉरी उस एरिया में खड़ी थी। CCTV में वो दिखा था। आरिफ को पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले उसने इनकार किया, फिर टूट गया। उसने बाकी तीनों का नाम लिया। शिवा, नवीन और चेन्नकेशवलु को उसी रात पकड़ लिया गया। 29 नवंबर 2019, 24 घंटे के अंदर चारों गिरफ्तार। जब ये खबर मीडिया में आई तो पूरा देश जाग उठा। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर प्रियंका ट्रेंड करने लगा। हैदराबाद की सड़कों पर लोग उतर आए। मोमबत्तियां जलाई गई। प्रियंका की तस्वीरें हाथों में थी। नारे लगे, फांसी दो। पार्लियामेंट में बहस छिड़ गई। कई MPs ने ओपनली डिमांड की कि इन चारों को तुरंत फांसी दी जाए। एक MP जया बच्चन ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इन आरोपियों को भीड़ के हवाले कर देना चाहिए। एक और MP ने कहा इन्हें पब्लिक में लंचिंग होनी चाहिए। देश का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन इस गुस्से के बीच एक चीज किसी को नहीं पता थी। शादनगर में एक और रेप केस चल रहा था। हाँ, सच में उसी इलाके में उसी वक्त एक नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था। उसका केस भी रजिस्टर्ड था, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया क्योंकि प्रियंका केस ने पूरी मीडिया स्पेस ले ली थी। ये वो अजीब विडंबना थी जो इस देश में हर बड़े केस के साथ होती है। एक केस नेशनल हेडलाइन बनता है, बाकी इनविजिबल रह जाते हैं। लेकिन अब जो होने वाला था उसके लिए शायद किसी ने तैयारी नहीं की थी। 6 दिसंबर 2019 रात के करीब 3:30 बजे हैदराबाद पुलिस ने अनाउंस किया
चारों आरोपी मारे गए। एनकाउंटर, पुलिस का कहना था आरोपियों को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसी अंडरपास पर ले जाया गया था। वहां उन्होंने पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की, भागने लगे, पुलिस ने फायरिंग की, चारों मारे गए उसी जगह जहां प्रियंका को मारा गया था। जब ये खबर सुबह आई तो लोगों ने जश्न मनाया। हैदराबाद के उसी अंडरपास पर फूल चढ़ाए गए, लोगों ने पुलिस को माला पहनाई, मिठाइयां बांटी गई। सोशल मीडिया पर पुलिस वालों की तुलना लॉर्ड रामा से होने लगी। रियल हीरोज, प्राउड ऑफ हैदराबाद पुलिस, फाइनली जस्टिस, ये सब ट्रेंड्स में था। प्रियंका के पिता ने कहा, मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिली। पल भर के लिए पूरा देश रिलीव था, लेकिन फिर सवाल उठे, क्या ये एनकाउंटर रियल था? यही वो सवाल था जिसने इस केस को एक और डायमेंशन दे दिया। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने SUO मोटू नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज की अगुवाई में इंक्वायरी कमीशन बनाई, जस्टिस VS सिरपुरकर कमीशन, और इस कमीशन ने जो फाइंडिंग्स दी वो चौंकाने वाली थी। कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया एनकाउंटर फेक था। कमीशन के अनुसार, पहली बात, रात के 3:30 बजे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन क्यों? ये प्रोसीजर कभी रात में नहीं होता। दूसरी बात, जिन हथियारों से आरोपियों ने अटैक किया बताया गया वो पुलिस के अपने हथियार थे। कैसे छीने, कब छीने, CCTV फुटेज नहीं था। तीसरी बात, चारों के शव एक दूसरे से बहुत दूर गिरे थे। अगर वो एक साथ भाग रहे थे तो शव इतने स्कैटर्ड कैसे? चौथी बात, सभी गोलियां वाइटल ऑर्गन्स पर लगी थी, जैसे डिलिबरेटली एम किया गया हो। पांचवी बात, आरोपियों के हाथों पर गन पाउडर रेसिड्यू नहीं मिला, यानी उन्होंने फायरिंग नहीं की थी। कमीशन ने रेकमेंड किया एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिस ऑफिसर्स पर मर्डर का केस दर्ज हो। अब देश 2 हिस्सों में बांट गया। एक हिस्सा कह रहा था जो हुआ सही हुआ, प्रियंका को न्याय मिला, कोर्ट में सालों लगते, ये चारों बच जाते। दूसरा हिस्सा कह रहा था अगर पुलिस ही जज बन जाए तो सिस्टम का क्या होगा? कल कोई इनोसेंट भी इसी तरह मारा जा सकता है। दोनों तरफ तर्क थे, दोनों तरफ भावनाएं थी, लेकिन एक सच था जो दोनों तरफ से इग्नोर हो रहा था। वो सच था, प्रियंका रेड्डी का केस अकेला नहीं था। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अनुसार भारत में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। 2019 में अकेले 32,033 रेप केसेस रजिस्टर्ड हुए। कन्विक्शन रेट सिर्फ 27%, यानी 73% मामलों में आरोपी बच जाते हैं। निर्भया केस में 2012 में जब पूरा देश उठ खड़ा हुआ था, तब भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को 7 साल लगे। 7 साल बाद 2020 में फांसी हुई। प्रियंका के माता पिता ने शायद यही सोचा था, 7 साल तक लड़ते रहेंगे, लेकिन इस पूरे केस में एक ऐसी बात थी जो कहीं नहीं आई। अरिफ, जो मुख्य आरोपी था, उसके खिलाफ पहले भी कंप्लेंट्स थी। 2018 में एक लड़की ने उसके खिलाफ हैरासमेंट की कंप्लेंट दी थी। केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अगर उस वक्त एक्शन हुआ होता तो क्या प्रियंका बच जाती? ये सवाल किसी को अनकंफर्टेबल करता है। सिस्टम की वो फेलियर जो प्रियंका के जाने से पहले हुई, उस पर किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया जितना एनकाउंटर पर दिया। प्रियंका की बहन का नाम पब्लिक नहीं हुआ, उसने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, एक इंटरव्यू में उसने कहा, दीदी ने आखिरी बार मुझसे कहा था कि डर लग रहा है। मैंने कहा था वहाँ से चली जाओ, काश वो चली गई होती। ये एक बहन का दर्द था जो कोई एनकाउंटर, कोई कोर्ट, कोई सिस्टम कभी नहीं भर सकता। प्रियंका का वो क्लिनिक जहाँ वो काम करती थी, वो आज भी चल रहा था। उसके कॉलीग्स बताते हैं कि वो हमेशा सबसे पहले आती थी। जानवरों के साथ उसका रिश्ता अजीब था। वो कुत्तों से बात करती थी जैसे वो समझते हो। एक कॉलीग ने कहा था उस दिन क्लिनिक में एक बीमार कुत्ता था जिसे प्रियंका ट्रीट कर रही थी। अगले दिन वो कुत्ता भी नहीं रहा, जैसे उसे पता चल गया। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन इस केस में बहुत कुछ था जो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। जस्टिस वर्सेस सिरपुरकर कमीशन की रिपोर्ट 2022 में सबमिट हुई। रिपोर्ट में साफ लिखा था एनकाउंटर स्टेज्ड था। पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की। रिपोर्ट में 10 ऑफिसर्स को नेम्ड किया गया। रिकमेंड किया गया कि उन पर IPC की धारा 302 यानी मर्डर के तहत केस चले। लेकिन क्या हुआ उस रिकमेंडेशन का? वही जो अक्सर होता है। रिपोर्ट फाइल हुई, कमीशन भंग हो गई, केस अदालत में गया, ऑफिसर्स ड्यूटी पर रहे, ट्रांसफर्स हुए, आज तक कोई कन्विक्शन नहीं। प्रियंका के पिता 2023 में एक इंटरव्यू में रोए। उन्होंने कहा हमें एनकाउंटर से तसल्ली मिली थी, लेकिन अब कहते हैं वो फेक था। तो क्या मेरी बेटी के साथ जो हुआ वो भी किसी के लिए बस एक फेक केस बन जाएगा? ये सवाल आज भी हवा में लटका है। 2019 के बाद बहुत कुछ बदला। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनी, पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए, निर्भया फंड एलोकेट हुआ। लेकिन NCRB का 2022 का डेटा देखें, रेप केसेस 31,677 थे। कन्विक्शन रेट अभी भी 27% के आसपास है। क्या कुछ सच में बदला? प्रियंका रेड्डी एक नाम थी, एक बेटी थी, एक बहन थी, एक डॉक्टर थी, एक इंसान थी जिसे जानवरों से प्यार था। वो उस रात बस घर जाना चाहती थी, वो कभी नहीं पहुंची। और इस देश में हर रात ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो घर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, डरते हुए, फोन पर किसी को बताते हुए। मुझे डर लग रहा है, जब तक वो डर खत्म नहीं होता, प्रियंका को असली न्याय नहीं मिला।